हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ विश्वास राणा और आप देख रहे हैं फाउंडेशन। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको 30th क्वेश्चन तक पूरे करवा दिए थे। अब हम बात करेंगे 31st क्वेश्चन। ओके। और आइए फिर जानते हैं। व्हाट इज सॉरी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन इन एनी एग्जांपल? एग्जांपल आपको दे। ओके। किस चीज के 3 एग्जांपल देना है आपको? हाउ टॉप इंडियन कंपनीज हैव बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। 3 कंपनीज, कोई भी, मैंने आपको बहुत सारी बताई, ठीक है? आपको 3 कंपनीज़ बतानी है, जिन्होंने इंडिया को बहुत फ़ायदा दिया और कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ठीक है? आप कंपनीज़ की बात बोल सकते हो कि कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ग्लोबलाइज़ेशन। कैसे फ़ायदा हुआ है कंपनीज़ को? कि जब टाटा मोटर्स इंडिया से बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उनको फ़ायदा ही तो होगा। अच्छा, मैंने एक सरप्राइज़ की बात कही थी, मैं भूल गया। हाँ भाई, तो सरप्राइज़ ये है, क्या था सरप्राइज़? चलो भाई, सरप्राइज़ आपके लिए ये है कि नेक्स्ट वीडियो जो होएगी आपकी, वो नेशनलिज़्म इन यूरोप की मैं बनाने वाला हूँ। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है, ऐसा बच्चों को लगता है। हालाँकि है नहीं, मगर उस चैप्टर को मैं करवाऊँगा, ठीक है? आप ये मत देखना सर इसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स बन गए हैं, सर बहुत लंबा खींच दिया, ठीक है? ये बिल्कुल मत देखना, मगर ये देखना कि आपको उसमें समझ में कितना। देखो, हर यूट्यूब में आपको मैक्सिमम में, मैं ये नहीं बोलूँ हर एक में, मैक्सिमम में आपको क्या बोलेंगे, बोलेंगे शॉर्ट समरी करवा दो। मगर एक बात ध्यान रखना बेटा, पढ़ाई का रास्ता हमेशा लंबे से ही जाएगा, कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है? अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल बनना, अगर आप चाहते हो कि एक नंबर अच्छा आए, तो आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़े, ठीक है? नेशनलिज़्म इन यूरोप का जो चैप्टर आएगा नेक्स्ट, इसी के बाद आएगा, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर वो है। आज ये लास्ट है, इसके बाद ये खत्म है, चैप्टर पूरा खत्म है और उम्मीद है आप सबको ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म समझ में आ चुका है। 9th 9 लेक्चर्स बनाए मैंने इसके, ओके, 9 इंपॉर्टेंट है। उसके शायद ज़्यादा बने, तक बन सकते, 25 बन सकते, 30 बन सकते। मायने ये नहीं रहेगा कितने बन रहे हैं, मायने ये है कि आप उसको रेगुलर वॉच कर रहे हो, उसमें आपको बोल रहा हूँ मैं, क्या वो समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका एक-एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। जो नहीं आएगा, मैं आपको वो भी बता दूँगा, मगर करवाऊँगा ज़रूर। जैसे यूनिफ़िकेशन इन ब्रिटेन, काफ़ी टीचर्स बोलती है पेपर में नहीं आता। हाँ, मैं मानता हूँ पेपर में नहीं आता, मगर 1 नंबर के लिए आता है और उस 1 नंबर के लिए मैं आपको करवाऊँगा। हमारा 1 नंबर भी नहीं, ठीक है? सब कुछ करवाऊँगा, कोई जल्दबाज़ी नहीं। ओके, तो आइए इससे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका जो होगा, वो आपको नेशनलिज़्म इन यूरोप मिल, तो कमेंट करके बता देना कैसा लगा सरप्राइज़। ओके, चलो। तो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है रैपिड, अच्छा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, और 3 कंपनीज बताने कि उनको कैसे बेनिफिट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है? कैसे उनको कैसे फायदा हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के, उनको भी कोई फायदा हो रहा है, यस। अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री में कर रही है, अगर टाटा मोटर्स दूसरी कंट्री में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, अगर इन्फोसिस दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, अगर एशियन पेंट्स दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वहां पर से पैसा जो है वो इंडिया आएगा, और जब पैसा इंडिया आएगा तो इंडिया को फायदा होगा। सिंपल सी बात है। दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस। पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस है इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन होना है, किसमें, अमंग द कंट्रीज, ठीक है? ओके, बिटवीन द कंट्रीज आप बोल सकते हो, एंड फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी, ठीक है? और ये डेफिनेशन है पूरी। इसकी डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन। अब हम मेन बात करते हैं इधर से कि जो टॉप इंडियन है, कंपनीज है, जो टॉप इंडियन कंपनीज है, उनको बेनिफिट होता है, ठीक है, फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का इंक्रीज कंपटीशन की वजह से उनको फायदा हो रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करते हैं, प्रोडक्शन मेथड उनका इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड उनका इंक्रीज होता है, और काफियों को जो होता है सक्सेसफुल कोलैबोरेशन भी मिलती है फॉरेन कंपनीज में।
ऑब्वियस सी बात है ना, कोलैबोरेशन अगर आपको फॉरेन कंपनीज में भी तो चाहिए कोलैबोरेशन, तो वो आपको मिल जाती है। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन जो होती है इनेबल करता है लार्ज इंडियन कंपनीज को। और एग्जांपल के तौर पे आपको बताया हुआ है टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सर्बन, नट्स एंड बोल्ट। लास्ट वाली टाटा मोटर्स पता है, इन्फोसिस आईटी, रैनबैक्सी दवाई मतलब मेडिसिन वगैरह, एशियन पेंट्स पता है ये नट्स एंड बोल्ट। ओके, नेक्स्ट आता है एमएनसी क्या है पता है, गिव टू एग्जांपल ऑफ इंडियन कंपनीज दैट हैव emerged हार्मफुल। ओके, अच्छा 2 कंपनीज बतानी है इंडिया की जो हुआ है, एंड व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ओके ऑफ एमएनसी, मतलब एक एमएनसी के क्या हार्मफुल नेगेटिव साइड्स क्या होते हैं कंट्री के, ये अब आपको बताना है। तो मैं सीधा कर रहा हूँ, कंट्री के लिए क्या हार्मफुल है मैं इधर से बता रहा हूँ, ऊपर के 2 पार्ट्स आप शायद खुद कर सकते हो। ओके, तो आपको ये बता रहा हूँ, देखो स्मॉल प्रोड्यूसर्स का कंपटीशन जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। एमएनसी जो होती है एक मेजर चैलेंज लेकर आती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को लेकर, क्योंकि अगर मेरी छोटी दुकान है और चाय की ठेली है और वही प्राइस पे छोटा सा प्राइस वही मैं 10 रुपए की बेचता हूँ और मेरे सामने चाय की केटली किसी ने लगा दी, एक अच्छी सी कंपनी खोल दी और उसमें एक पूरी रख दी, चेयर वगैरह रख दी, बैठने की जगह रख दी, तो उस व्यक्ति की दुकान ज्यादा चलेगी अगर रेट सेम। मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज आ जाएगा ये कि भाई सामने दुकान है तेरे, तू उससे कैसे compete करेगा? तेरे को उसको हराना है। बस मेरे दिमाग में यही चलेगा और इसी कॉम्पिटिशन को यही मेरा सबसे बड़ा चैलेंज भी, ठीक है? काफ़ी को लोगों का तो वर्कर्स का जो होता है वो जॉबलेस हो जाते हैं इसी, मतलब कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ होता है तो अपना वो हार मान लेते हैं। जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं वो हार मान लेते हैं। फैक्ट्रीज़, टैप्स, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल, ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल हैं इंडस्ट्री के जो बैडली इफ़ेक्ट हुए थे कॉम्पिटिशन। जो बैटरीज़ आई थी बाहर की बैटरीज़ आने लगी तो इंडियन बैटरीज़ भी बंद हो गई। टैप्स वगैरह, टायर वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स देख लो। अनसर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट, देखो एक बात आता हूँ, ठीक है? डेयरी प्रोडक्ट्स का एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। जब हम छोटे थे ना, तो दूध वाला आते थे भाई, पैकेट्स वगैरह में तब इतना था नहीं, मिलता नहीं था। दूध वाले भैया आते थे। वो ठक, 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 ठक करते थे। आज भी आते हैं नो डाउट, पर पहले भी आते हैं। अब धीरे-धीरे लोग जो है उनसे स्विच होने लग गए पैकेट दूध, तो कहीं न कहीं उन चैलेंज है। अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एमएनसी जो होती है लोकेशन विद मिनिमम लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट उनकी बहुत कम होती है जिसकी वजह से कंपटीशन हाई आ जाता है उनके पास। एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं एम्प्लॉयड वर्कर्स ऑन टेम्परेरी बेस पे वो रखते हैं, काफी वर्कर्स को टेम्परेरी वर्कर्स पे रखते हैं और 1 साल बाद या कुछ सालों बाद उनको निकाल भी देते हैं। और इसकी वजह से वर्कर्स की भी जॉब जॉब होती है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सिक्योर हम बोल नहीं सकते, ठीक है? अगर सिक्योर जॉब चाहिए तो बेस्ट रहता है गवर्नमेंट जॉब। ओके, एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो होती है वो कभी-कभी डिनाई भी कर देती है। तो यही है, एंड वर्कर्स ऑफ कंडीशंस अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन वो भी इतनी कुछ खास नहीं, अगर अनटिल अनलेस एक अच्छी एमएनसी में आप वर्क ना कर रहे हो। इसमें आपके नाइट शिफ्ट भी रेगुलर हो सकते हैं, आपको नाइट में भी बुलाया जा सकता है, ठीक है? तो बहुत सारी वेजेस जो होती है वो कम होती है, ठीक है? काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं, ओवरटाइम पे आपसे काम करवाते हैं। एमएनसी में एक ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आप सो रहे होगे ना तो आपको फ़ोन आ जाएगा, हाँ जी भाई ये फ़ाइल कहाँ पर है? हाँ जी भाई वो फ़ाइल कहाँ पर है? क्यों? मैं ऐसे नहीं बोलता कोई चीज़, एक्सपीरियंस है भाई, मेरे दोस्त हैं, मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो एमएनसी वगैरह में वर्क कर रहे हैं, उनके साथ होता ही है। हम सारे खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलने जाते हैं तो सुबह जब छुट्टी का टाइम होता है, एक छुट्टी हमको मिलती है संडे को। हम सब संडे को हम सारे जाते हैं फुटबॉल खेलने जाते हैं, पार्क वगैरह। तो वहाँ पर एक दोस्त है वो एमएनसी में वर्क करता है, उसका हर 10 मिनट बाद फ़ोन बजेगा ही बजेगा। हर 10 मिनट बाद वो देखता है हाँ भाई किसी का फ़ोन तो नहीं आया। हाँ जी सर फाइल, क्योंकि वो मैनेजर है ना, हाँ जी सर फाइल नहीं मिल रही, उसको बताना पड़ेगा। हाँ जी सर ये नहीं मिल रहा, हाँ जी। हाँ जी सर ये ए बोलता है खेलने आया तो फ़ोन पे लगे रहा। रात को भी उनकी नींद हराम हो जाती है। नेक्स्ट, हाउ हैज़ ग्लोबलाइज़ेशन बीन एडवांटेजेस बोथ द प्रोड्यूसर एज़ वेल एज़ द कंज्यूमर? ये आप कर सकते हो। ओके, एक बारी में आप देख लेना, खुद देख लो। अगर नहीं कर पाओगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो।
ओके, ओके नेक्स्ट, हाउ हैज़ ग्लोबलाइज़ेशन बेनिफिटेड इंडिया? इंडिया को कैसे बेनिफिट हुआ है? ये भी आप बता सकते हो शायद। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा बेटा, आप पूछ भी सकते हो मेरे से, ठीक है? ये इसलिए मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि आप ये कर चुके हो ऑलरेडी। हाउ इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहली बता रहा हूँ, ठीक है? ये वही है, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, एसईजेड इस जिनको बोलते हैं। यही क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बारी आया हुआ है। कि कैसे देखो, अब कहीं पर भी एसईजेड का मेंशन नहीं हुआ। आप देखो कहीं पर एसईजेड का मेंशन हुआ, हाउ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अट्रैक्ट आ गया ना, कि कैसे अट्रैक्ट करना है, वहां पर एसईजेड आ जाए। ठीक है, तो पहला आप सभी को पता है फॉरेन ट्रेड जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट करना है। पहले तो वो ट्रेड बैरियर्स हटा दो, लिबरलाइज करो अपनी कंट्री को। इन्वेस्टमेंट अगर लानी है आपने बाहर से, तो प्रोड्यूसर ऑल ओवर ग्लोब में आप बोलो कि आप हमारी कंट्री में आओ, प्राइवेटाइजेशन करो पब्लिक सेक्टर से, ठीक है, प्रॉपर। और एसईजेड एक्चुअल में क्या है सबको पता है, इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फ्री प्रोवाइड करवाती है, रोड ट्रांसपोर्ट आपको अच्छी देती है, 5 साल तक आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं देने पड़ते, नॉट टू पे, हाँ इनिशियल पीरियड ऑफ 5 इयर्स। फैसिलिटीज इलेक्ट्रिसिटी, पानी, एजुकेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ये सिस्टम आपको प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट ये भी बोलती है फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी लेबर लॉज में आपकी, अट्रैक्ट करोगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, रिड्यूस करो, कॉस्ट ऑफ लेबर रिड्यूस हो जाती है, जिससे एमएनसी को फायदा मिलता है हमारी कंपनी में, हमारी कंट्री में आने का। नेक्स्ट, एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 5 आर्गुमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका जो एडवांसमेंट हो रहा है एक कंट्री का, वो कैसे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को देखता है, ठीक है। एज नो कंट्रीज, देखो भाई, क्वेश्चन आंसर्स मेरी ये आदत है, हर एक लाइन में पढ़ पढ़ कर आपको समझाता हूँ, तो दैट आपको समझ में आए आपको लिखना क्या है। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं पढ़ूंगा, आप सबको पता है मेरा समझाने का तरीका, मैं एक बार भी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। मगर इसमें जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक आपको खुद को नहीं समझ में आएगा। इसको समझने के लिए आपको खुद इसको पढ़ना पड़ेगा एक बारी, तभी मैं आज कोशिश कर रहा हूँ हर एक लाइन को आपको पढ़कर बता सकूं अच्छे से, उसका हर एक लाइन का मतलब आपको बता सकूं, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी बेटा, वरना नहीं आने वाली। एज नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल रिसोर्सेज, कोई सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता हर एक रिसोर्स। जैसे जापान, इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल नहीं कर सकता। इंडिया खुद नहीं कर सकता था, पेट्रोलियम भी तो करता था वो, ठीक है। इफ द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज फेवरेबल, अ कंट्री विल एबल टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज। आपको फॉरेन एक्सचेंज अपनी कंट्री में लाना है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा आपको। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो एनकरेज करता है कंट्री को कि डेवलप करे अपनी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर को। अगर इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो एक्सपोर्ट करोगे, तो आपका सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर भी जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आपकी कंट्री में आता है, ठीक है। एक कंट्री में ये हेल्थ सेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है बहुत फायदेमंद देता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमएनसी इन द ग्लोबलाइजेशन। क्या आई थिंक आपको आता है, क्या आप कर सकते हो? तो क्वेश्चन नहीं आता, कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है, सर क्वेश्चन नंबर 38, सर क्वेश्चन नंबर 37, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया आप बता सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब मैंने क्वेश्चन खोला है 39, आप देख सकते हो 13, 12 और 17 में भी आया हुआ है, ठीक है। 39 क्वेश्चन, ओके। और कितने नंबर का आता है सबको पता ही चल रहा होगा, 5 नंबर का इस क्वेश्चन के आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और इस क्वेश्चन को समझो पहले, हाउ हैज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, कैसे टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट, ठीक है, हाउ हैज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी stimulated द ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन विद 5 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल्स की वजह से आपको जगह बताना कि कैसे टेक्नोलॉजी
ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस बढ़ाया है। ठीक है? ओके। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव हेल्प्ड इन ग्लोबलाइजेशन इन द फॉलोइंग वेज। कैसे? पहला, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। जो भी रैपिड इम्प्रूवमेंट होती है टेक्नोलॉजी में, contribute greater towards the globalization. Advanced technology in transport system has helped the delivery of goods faster across a long distance at lower cost. मतलब अगर आपको कोई चीज ट्रांसपोर्ट करवानी है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी कॉस्टिंग कम हो चुकी है। कॉस्टिंग कम हो चुकी है, क्यों? टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने की वजह से। पहले वही टाइम ज्यादा लेता था, अब टाइम टाइम कम ले रहा है और चीपर रेट में आपको आज की डेट प्रोवाइड हो जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रेट डील दी हुई है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारा। फैक्स मशीन देख लो, ईमेल वगैरह देख लो, ठीक है? आज की डेट में रिमोट एरियाज़ में भी काफ़ी, उसमें भी आपको मिल जाएगा ये सब। ठीक है? नेक्स्ट आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन। आज की डेट में प्रोडक्शन जो हो रही है काफ़ी इन्हीं की वजह से हो रही है। कंप्यूटर्स हो गया, पेमेंट्स आप देख रहे हो कि आज एक-दूसरे का पेमेंट कैसे ईज़िली हो सकती है। कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है? तो एयरलाइंस में भी बहुत फ़ायदा हुआ है। टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें, बैंकिंग, ई-बैंकिंग, ई-लर्निंग, ईमेल, सब कुछ आज की डेट में मोबाइल फ़ोन से हो जाता है। ओके बेटा? बस यही है मेन आपका, आप देख सकते हो। कोई इसमें भी अगर डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। फिर भी आंसर मैंने आपको साथ-साथ में दे दिए हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन डिस्क्राइब द रोल ऑफ, बस अब नहीं करना। व्हाट इज़ ट्रेड? ट्रेड क्या है? पता है, व्हाट एक्सपोर्ट। हाँ, आप बता सकते हो कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है? बता सकते हो। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या इम्पैक्ट पड़ा है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन ऑन इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, एग्जांपल के तौर पे बताओ। ये भी 5 नंबर का आ सकता है। बहुत बारी देखने को मिला है, ठीक है? ये, बस यहाँ तक है। आइए जानते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा। देखो पहले जो होता है ना, पहले एक लाइन जो होती है ना, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आर, आप लाइनें लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है? चलो, तो ग्रेटर कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर जो होता है, लोकल हो या फॉरेन हो, दोनों को एक एडवांटेज मिल जाता है कंज्यूमर, ठीक है? मतलब कंज्यूमर को एडवांटेज मिल जाता है प्रोड्यूसर से, सॉरी। पर्टिकुलर वेल ऑफ सेक्शन, there is greater choice before the consumer, who now enjoy improved quality and lower prices for several products. अगर मेरे मेरे इधर 5-6 दुकान होएँगी, तो मेरे को फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? कि भाई कौन सस्ता दे रहा है और अच्छा कौन-सा दे रहा है, ठीक है? आप मार्केट्स में जाओगे, कोई भी मार्केट्स में चल जाओ, वीक मार्केट्स में भी आप जाओगे ना, तो हर कोई चाहेगा कि भाई मेरा सामान सस्ते से और अच्छे से अच्छा बिके, ठीक है? क्योंकि सामान सस्ता अपने आप हो जाएगा भाई। जो प्राइस है वो अपने आप डाउन हो जाएँगी। अब एग्ज़ाम्पल देकर चलता हूँ। मैं ना अभी गया था, किसी काम से गया था, मैं साउथ साइड में गया था, हैदराबाद। हैदराबाद गया था मैं, ठीक है? अब जब हैदराबाद गया, वहाँ पर ना मेरे को प्रिंट आउट निकलवाना था, बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे को प्रिंट, ठीक है? अब दिल्ली में, जहाँ पर मैं रहता हूँ, दिल्ली साइड में मैं रहता हूँ, सभी को पता होगा शायद। दिल्ली में जो प्रिंट हमारे इधर निकलता है, वो अगर 1 पेज निकालना हो आपको, प्रिंट निकालना हो, ठीक है? तो ₹2 में निकल जाता है हमारे इधर प्रिंट। ₹2 में लगता है, या फिर कभी-कभी ठीक है, प्रिंट की बात करूँ, अगर 1 है तो ₹5 में भी कभी बोल देगा, मैक्स टू मैक्स 5 है। और मिनिमम अगर आपने ज़्यादा पेज निकालने हो ना, 30 पेज निकालने हो जैसे, तो हमारे इधर वाला ₹1 में भी निकाल देता है। कितना सस्ता है। वहाँ पर मेरे को 40 पेजेज़ निकालने थे, हैदराबाद में। ध्यान से सुनना मेरी, 40 पेज निकालने थे, ठीक है? जिसमें मैंने उसको ₹5 की पर हिसाब से दिया था। कितना? 200। वही काम मेरा दिल्ली में कितने में हो गया था आराम से? कितना रुपया मैंने बचा लिए थे अपने? ₹170 दिल्ली में। क्यों? रीज़न क्या है? वहाँ पर एक ही शॉप थी, एक ही शॉप थी। हैदराबाद में, जहाँ पर मैं जिस साइड में रह रहा था,
पूरे उस जगह पे मैंने इतनी जगह मैंने पूछा, हाँ जी भाई प्रिंटिंग शॉप है कहीं प्रिंटिंग? वो कह रहे फोटोकॉपी हो जाएगा, प्रिंट नहीं हो पाएगा। अब मेरे को प्रिंट करवाना था। मैंने बड़ी मुश्किल से एक दुकान खोली, वो कहता है सर ₹5 लगे। मैंने कहा मेरे पास पेपर ज़्यादा है। कहता आपके पास अगर 1000 पेपर भी होंगे तब भी ₹5 के, क्या करें आप? ठीक है, तो वही बता रहा है लोअर प्राइस हो जाते हैं। क्वालिटी इंप्रूव होती है अगर कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ होता है तो, ठीक है? हाईएस्ट स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। आपको बताया था ना, आप जाओगे अच्छी जगह जाओगे अर्बन एरियाज़ में अगर हाई स्टैंडर्ड बढ़ जाता। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ऑटोमोबाइल चीज़ें, सेल फ़ोन आप जो भी देख लो, इस पे हर एक में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ग्लोबलाइज़ेशन जो है इन्वॉल्व करता है इंडियन कंपनीज़ को भी, जैसे टाटा मोटर, इन्फोसिस, तो वो बाहर की कंपनीज़ में भी जा सके। आईटी सेक्टर में भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। टॉप इंडियन कंपनीज़ की अगर हम बात करें उनको भी बहुत बेनिफिट होता है, आता है, सबको पता है ये बात, ये बाकी सारा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्ट्स? ठीक है, एमएनसी कैसे अपने प्रोडक्ट्स को स्प्रेड कर रही है, मतलब दूसरी कंट्रीज में भेज रही है, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताना है, हाउ आर मल्टीनेशनल कंपनीज कंट्रोलिंग एंड स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। बता दी, बात एक ही है, ठीक है। चलो, ये मैं आपको बता चुका कि वो जहां पर उनको चीप लेबर मिलेगा वहीं पर वो अपनी वो उसको भेजेगा, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहीं पर मेनली एमएनसी, ठीक है। जहाँ पर उसको लगता है उनके जो लेबर है वो सस्ते हैं, वहाँ पर वो अपनी एक एमएनसी जो होती है, वो एक छोटे प्रोड्यूसर को देखती है एंड उसके साथ टाई अप कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू बैंक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल? बैंक कैसे इंपॉर्टेंट रोल है? बेटा एक बात बताना चाहूंगा, ये मनी एंड क्रेडिट का गलती से आ गया है क्वेश्चन, है ये अभी आपको मैं नहीं करवा रहा, एक गलती से क्रेडिट का मैंने, ओके, टाइप द रिटर्न, ये भी मनी एंड क्रेडिट का, ये भाई ये तीनों मनी एंड क्रेडिट के हैं। तो मनी एंड क्रेडिट जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, चैप्टर होएगा, तो आपको मैं ये करवा दूँगा, ठीक है? 44, 45, 46। ऐसा अगर आपने मनी एंड क्रेडिट चैप्टर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको कर सकते हो। मैं मना नहीं करूँगा क्योंकि देखो पेपर में तो आना ही है अल्टीमेटली। हमारा एम क्या है? बोर्ड के पेपर को करना है ना। तो आप देख लो एक भी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बैंक्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की इकोनॉमी में? बैंक कैसे इंपॉर्टेंट है? दूसरा आपको बताना है कि रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ठीक है, क्रेडिट का क्या रोल होता है? एंड तीसरा आपको बताना है कि फॉर्मल सेक्टर जो होता है वो लोन कैसे बेनिफिशियल है वो फार्मर्स को। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा पहला लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा कि आपने कहाँ-कहाँ पर मिस्टेक्स आप करते हो। ग्लोबलाइज़ेशन से इसके अलावा बाहर से एक क्वेश्चन आने वाला। अगर आपने मेरा चैप्टर शुरुआत से एंड तक देखा है तो आपके हर एक टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी बाय चांस ना हुए हो तो नीचे दिए गए लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। नंबर मेरा आपको है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, चलो, ओके। अगर किसी को कोई वीडियो मेरी विजिबल, जैसे फोर्थ पार्ट के बाद आपको फिफ्थ पार्ट कभी नहीं दिखता, वैसे तो डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ मिल जाता है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चैप्टर नहीं मिल रहा आपको कि सर ये वाला चैप्टर मेरे को आपकी वेबसाइट में वो यूट्यूब के चैनल में, तो आप मेरे को एक ठीक है? चलो फिर मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ग्लोबलाइज़ेशन चैप्टर मज़ा आया होगा पढ़ने में और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो फिर मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, सतर्क रहो। जय हिंद, जय भारत। बाय बच्चों, सी यू।